जय भीम नव बुद्धाय साथियों, मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कभी भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये सारी सूचनाएं लोगों तक पहुंच सकें बाबा साहब के लिटरेचर से संबंधित। और बिना किसी भूमिका के सीधे आते टॉपिक पे। आज 16वां टॉपिक राइट एनालिसिस ऑफ कास्ट का, इसका नाम है हिंदू समाज की बेड़ी है चातुर्वर्ण। इसको हम समझते हैं और ये देखते हैं कि इस पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के 1936 में विचार क्या थे। क्योंकि एनालिसिस ऑफ कास्ट 1936 का उनका एक भाषण है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है और वो किसी कारण से नहीं पढ़ा जा सका था। 1936 में लाहौर में, जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया, और जब उन्होंने स्पीच तैयार किया तो बाद में ये आपत्ति दिखाई कि इसमें कुछ चीज़ों से हमें आपत्ति है और ये चीज़ें नहीं बोली जानी चाहिए। आखिर हम 26 टॉपिक पूरा पढ़ करके ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या था जिसे बाबा साहब बोलना चाह रहे थे और दूसरों को उनसे आपत्ति थी। आखिर वो क्या था, अभी तक का तो नहीं मिला, लेकिन आगे देखते हैं। यदि किसी को ऐसा कहीं मिल जाता है कि ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी तो ज़रा मुझे भी अवगत कराएं। और नहीं तो 26 टॉपिक समझने के बाद, पढ़ने के बाद यदि ये पता चल जाता है हमको कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो बोलने लायक नहीं थी उस समय पर, तो हम फिर ये मानेंगे कि उस दौर का जो समाज का नेतृत्व करने वाला समाज था, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कह रहा था, वो फिर किसी काम का नहीं था, या वो बुद्धिजीवी नहीं था, या वो सही नेतृत्व करने के लायक भी नहीं था। जिनको ये आसान सी छोटी छोटी बातें जो समझ में नहीं आ रही थी, समाज की समस्याओं को इग्नोर कर रहे थे, जो वास्तविक समस्या से बाबा साहब अम्बेडकर अवगत करा रहे थे उसे वो दरकिनार कर रहे थे, समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे, सुनने की भी उनमें क्षमता नहीं थी, यही माना जा सकता है। खैर, सीधे आते हैं टॉपिक पे। आते हैं कि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो इन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था बताई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो ये कहते हैं कि ये जो है सामाजिक संगठन का काम कर रहा है और एक श्रम विभाजन जैसा है, और श्रम विभाजन ही है क्योंकि इसे जो है, इसे ज्ञानार्जन का काम सौंपा गया है। ज्ञानार्जन, इसका काम है रक्षा, और इसका काम है व्यापार, और इसका काम है सेवा। चलो ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ठीक है, जो लोग जाति के पोषक हैं या वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं उन्हें भले ही ये श्रम विभाजन लगता हो, लेकिन वो तो इसके पहले भी एक टॉपिक बता चुके बाबा साहब अम्बेडकर, ये श्रम नहीं, श्रमिकों का विभाजन है जो अन्यायपूर्ण है। यहाँ पर भी कहते हैं कि भले ही तुम्हें कैसा भी लग रहा हो, लेकिन मैं तो इस हिस्सा से ज़्यादा समाज का दूसरे हिस्सा मानता हूँ इस पार्ट को, जो वर्ण व्यवस्था या चातुर्वर्ण या जाति पर आधारित होगी वो जाहिर सी बात है दूषित है। क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञानार्जन का काम सौंपा गया, क्षत्रिय को रक्षा का, वैश्य को व्यापार का, शूद्र को सेवा। किससे पूछ के सौंपा गया? क्या इनसे कहा था कि आप सिर्फ सेवा का काम करें? क्या इनसे कहा था आप सिर्फ व्यापार का काम करें? फिर उस समय इस तरह की ये ढांचा क्यों तैयार किया गया था? और क्या दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा काम नहीं कर सकता? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यहाँ पर जो शूद्रों को बाकी सारे कामों से रोका गया है, उसका पहला कारण तो ये कि उन्हें इन तीनों चीज़ों से वंचित किया गया। ये उनकी जो दुर्भावना है वो हो सकती है। दूसरा चीज़ ये कि तुम इनमें से कुछ कर ही नहीं सकते, ये चीज़ हो सकती है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ये बताते हैं कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यदि ये कहा जाता है कि ब्राह्मण ज्ञानार्जन का काम करेगा, तीनों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा, क्षत्रिय सबकी रक्षा करेगा, वैश्य व्यापार से जो कमाएगा इसके जीवन यापन को भी देखेगा और इसे भूखा नहीं मरने देगा, इसकी जिम्मेदारी है, तो ये देखा जाए कि यदि ये कहाँ तक सच है। क्या ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और हमेशा ये सब शोषण के शिकार रहा है सबसे ज़्यादा को शूद्र। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर यहाँ पर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने जो धर्म है उनका
ज्ञानार्जन के द्वारा दूसरों को सेवा देने से विमुख हो जाए, क्षत्रिय सेवा न दे, ये रक्षा न करे और वैश्य किसी को धन न दे, तो फिर समाज में इस सब व्यवस्था का जिम्मेदार कौन होगा। फिर एक बात और बताते हैं कि जो ब्राह्मण है ये इसका भी शोषण कर रहा है, इसका भी कर रहा है, इसका भी कर रहा है। यदि ये सबका और शोषण करने लगे तो क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है। यदि क्षत्रिय के पास शस्त्र है, वो सबकी लूटपाट करने लगे तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये धन अर्जन करे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे आज लोग किसी न किसी तरीके से लोग ज़्यादा धन कमाने के लिए गैर कानूनी तरीका भी अपनाते हैं। लोग घटतौली करते हैं, लोग क्या बोलते हैं उसको, कम तौलते हैं, महंगा बेचते हैं। बहुत सारे तरीके हैं धन कमाने के लिए व्यापार में। उन चीज़ों को अपना करके बहुत सारा धन कमाने लगे, लेकिन किसी को दे ना, या कहीं सेवा ना दे, किसी शूद्र को भी ना दे ऊपर, तो क्या करेंगे। अब ये बात यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई यहाँ जो चीज़ समझ में आ रही है शूद्रों के लिए खास तौर से, कि एक तरफ मान लेते हैं, देख लेते हैं कि ज्ञानी है, बुद्धिमान है, एक तरफ हथियारबंद है, और ये दोनों पड़ोसियों से ये कैसे उम्मीद करे कि ये उसकी रक्षा करेंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये अन्यायपूर्ण है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों करेंगे वो, उसे कुछ करने के लिए वो कुछ कर सकता था, उससे उसे रोक दिया गया, आखिर उसके लिए क्यों कोई करेगा। अच्छा, अब देखते हैं इनके पीछे इनके आखिर उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य ये रहा होगा, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि ब्राह्मण तीनों का शोषण कर रहा था, और क्षत्रिय भी शोषण कर रहा है, शूद्र का, वैश्य भी कर रहा है। मतलब तीनों ने मिल करके किसका शोषण किया है, शूद्रों का। ये शोषण करने का या इसको नीचा दिखाने का या क्या है, इसे असहाय बनाने का एक आसान तरीका था वर्ण व्यवस्था। अच्छा, फिर देखते हैं कि यदि ये व्यवस्था ठीक थी तो इसमें कोई दंड विधान नहीं था। कैसा कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य शूद्र के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो इन्हें कोई दंड होगा, ऐसा नहीं था। जबकि इनके जो संभावनाएं थी, जो इनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी शूद्रों से, वो सिर्फ नौकर और मालिक जैसी थी। क्यों, ये यदि कोई अन्याय करता है इसके साथ तो कोई दंड विधान नहीं था जिससे कि इसे दंडित किया जाए, ये अपने आप में सुधार करे, इनके साथ अन्याय न करे, कोई कठिन व्यवस्था। लेकिन ये यदि किसी के साथ कुछ कर देता तीनों वर्णों के साथ तो मृत्युदंड तक का विधान था, व्यवस्था थी। ठीक। अच्छा, फिर और आगे आते हैं, ये भी चीज़ नहीं था, ये तीनों ने मिलकर इनको शोषण किया। आखिर क्यों, इसका रीज़न ये था कि इसे धन से इसलिए रोका गया, शूद्र धन नहीं इकट्ठा कर सकता, नहीं तो स्वतंत्र हो जाएगा। फिर क्यों किसी गुलामी करेगा, जब उसके पास धन हो गया उससे अपना जीवन यापन करे, गुलामी तो नहीं करेगा। यदि हथियार रख लिया तो डर खत्म हो जाएगा, बगावत कर सकता है यदि किसी ने उसे दबाने की कोशिश की। यदि ज्ञानी हो गया तो ये जान जाएगा कि मेरा स्वाभिमान क्या है, मेरा सम्मान क्या है, मेरा लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मेरा अपमान कर रहे, मुझे गुलाम बनाया जा रहा है, इसलिए बगावत कर सकता है। तो क्रांति की तीन चीज़ें हो गई है। तो एक तो ये कि स्वतंत्र होने की चिंता हो सकती है उसे, वो स्वतंत्र हो सकता है धन के माध्यम से, इसके माध्यम से बगावत कर सकता है, हथियार भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। ये तीनों चीज़ें जब तक होंगी ही नहीं तो सोचने वाली बात है, क्रांति कभी नहीं होगी। तभी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि दुनिया में क्रांति हुई, मजदूरों ने क्रांति कर डाली, लेकिन भारत में क्रांति क्यों नहीं हुई। उसका यही कारण था कि वहाँ पर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल थी मजदूरों के पास। उनकी शक्ति थी सैनिकों के रूप में जाने के लिए, उनके पास शारीरिक शक्ति हो गई, मानसिक शक्ति हो गई, ये सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी थीं, जिसके वजह से उन्होंने क्रांति की, और इतनी बड़ी क्रांति की कि आज़ाद हुए। भारत में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, ना तो दंड विधान था इनके लिए, इनकी भावनाएं भी। सोचने वाली बात है कि ये आपस में खुश नहीं थे। सोचने वाली बात है कि यहाँ पर भी इसमें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ शूद्रों के लिए हो। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है, ब्राह्मण मार कर खत्म हो गया,
चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें यदि शूद्र को हटा देते हैं तो यहाँ देखिए ब्राह्मण का जो व्यवहार था वो क्षत्रिय के प्रति द्वेषपूर्ण था। वो अपने के बराबर नहीं समझता था, ये नीच समझता था, इसको इसे निम्न समझता था। और क्षत्रिय वैश्य को निम्न समझता था, वैश्य इसे निम्न समझते थे, ये तीनों इसी को निम्न समझते थे। अब समस्या इस बात की थी, क्षत्रिय इससे मदद नहीं ले सकता, क्षत्रिय शूद्र से मदद नहीं ले सकता, लेकिन ये भी नहीं मदद लेगा, लेकिन ना ये तीनों को हैंडल कर रहा है। और यदि इनमें से कोई भी इकट्ठे हो जाए तो इसके अगेंस्ट क्रांति कर दें, चूंकि ये तो तीनों को शोषण कर रहा है, इन्हें शोषण गवा रहा है, चूंकि ये धार्मिक बता दी कि वर्ण व्यवस्था में बांध दिया गया। अब आपको ये करना ही ये नेचुरली बता दिया गया, इसीलिए ये सब जो है ठगे जाते रहे। ये तीनों को ठगता रहा, ये दोनों को और ये इसको, और ये सब मिला करके शूद्रों को, इसलिए शुद्ध क्रांति के लायक कभी हो ही नहीं पाए। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात और बताते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वर्ण व्यवस्था खत्म हुई, वो मौर्य पीरियड था। मौर्य पीरियड के बारे में बताया उन्होंने कि मौर्य काल में जब वर्ण व्यवस्था खत्म किया, शूद्रों ने शासन किया, और जब शूद्रों ने शासन किया तो सम्राट अशोक जैसा शासक उभर के सामने आए। जब सम्राट अशोक ने शासन स्थापित किया तो पूरी दुनिया में उसे पहचाना गया, उस साम्राज्य को। और ऐसे शासक को लोग नमन करते हैं जिन्होंने मानवता की स्थापना की, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर उस साम्राज्य को स्थापित किया। और जब से फिर पुनः जैसे ही वर्ण व्यवस्था फिर अपने रूप पर आई तो समाज का फिर एक नए तरीके से गठन किया गया, जिसमें फिर वही शूद्रों का निम्न स्थान दे दिया गया। आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस व्यवस्था में जी रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जाति का विनाश इसीलिए चाहते हैं कि बहुत बड़ी आबादी को आज़ाद करा सके। मानसिक रूप से जो गुलाम है, जो पूरी तरीके से प्रताड़ित है, किसी न किसी तरीके से उनका शोषण ही होता है। बाबा साहब अम्बेडकर उनके शोषण के खिलाफ लड़ते हैं, उनके शोषण के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें स्वाभिमान के लिए जागरूक करते हैं कि भाई अपना स्वाभिमान जगाइए, अपना सम्मान जगाइए। आपको भी वही सारे अधिकार दिए गए हैं जो लोकतंत्र में सभी को मिले हुए हैं, इसीलिए आप किसी भी तरह से निम्न नहीं हैं। इसीलिए सभी को शिक्षा, समान शिक्षा और जो राइट्स हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, वो सब के लिए समान है। यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। यदि आप खुद शिक्षित होना चाहते हैं तो कैसे नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप यदि स्वाभिमानी होने चाहते हैं तो कैसे कोई अपमान करेगा, आप होंगे, लेकिन थोड़े प्रयास आपको भी करने पड़ेंगे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जुर्म करने वाला से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरीके से जुर्म को महत्व दे रहा है। अच्छा, अब ये तो हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच। अब हमें ये देखना है कि इस स्पीच में तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बोलना चाहिए था, या बाबा साहब ऐसा ना बोलते तो बेहतर था। बाबा साहब उस समय, उस दौर में जात के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ सोच रहे हैं, और देश की इतनी खराब व्यवस्था जिस वजह से हुई उसके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के जो पुरोधा थे वो सुनने को तक तैयार नहीं थे। अब सोचने वाली बात है कि जो सुनने को तैयार नहीं थे वो काम कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, इन फ्यूचर भी नहीं। दूसरी चीज़ हम ये जान लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब लिख रहे हैं 1936 में, आखिर क्या जरूरत थी पब्लिश करने की? उनका सोचना ये रहा होगा कि इनके फ्यूचर में जब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ कास्ट को तो ज़रूर सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि समाज का उद्धार हो हो सकता है वो इसमें कुछ काम करें। तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ना कुछ जो आज के दौर में जो प्रासंगिकता बनती है एनालिसिस ऑफ कास्ट की, उस तरीके से हम कुछ काम करें जिससे समाज को जागरूक करें और लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। जहाँ जितना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम पूरा 100% समय दें, हमसे 1% होता है, आधा पर जितना भी होता है वो किया जा सकता है। मान लो मैं एक वीडियो बनाता हूँ, इसमें भी मुझे समय लगाना पड़ता है, मुझे पढ़ना भी पड़ता है। आखिर मैं नौकरी के साथ साथ मुझे घर पर कितना समय निकाल के मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। आखिर कितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक मेरे पास 100% समय नहीं होगा तब तक मैं नहीं कर पाऊँगा। जब आपके पास 2% बचता है उसी से करें। जैसे भी लगता है आप पहले पढ़ें, समझें
नहीं समझ में आ रहे तो लोगों से पूछे, यदि उस लायक हमें समझते हैं तो आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन काम तो थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा, स्वाभिमानी बनाना पड़ेगा। और अभी जो है ये 16वां है और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये 17वां, और इस तरह से हम पूरे 26 टॉपिक देखेंगे। और एक चीज़ और, एनालिसिस ऑफ कास्ट की विशेषता ये है कि यदि कोई व्यक्ति राजनीति करता है, लीडरशिप करना चाहता है, लीडरशिप में सोशल लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या अदर कोई लीडरशिप हो, जहाँ जिस भी क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहता है, उस क्षेत्र में नेतृत्व करने से पहले एनालिसिस ऑफ कास्ट को पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। यदि एनालिसिस ऑफ कास्ट को नहीं समझ पा रहा है तो वो लीडरशिप अच्छी नहीं कर सकता वो व्यक्ति। क्यों? कि समाज के ढांचे को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और समाज के ढांचे का वर्गीकरण सबसे बेहतर जो समझाया गया है वो है एनालिसिस ऑफ कास्ट में। यदि एनालिसिस ऑफ कास्ट ही नहीं समझ में आती तो वो व्यक्ति राजनीति कैसे समझेगा, और फिर बहुजनों के हित में राजनीति करेगा, असंभव जैसा है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि मेरा अभी नेक्स्ट जो ये 26 टॉपिक के बाद लीडरशिप पर एक क्लास जैसा रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा उसमें, तो पहले इसको समझें, और बिना इसको समझे तो लीडरशिप मेरे ख्याल से ना तो शुरू की जा सकती है और हो भी नहीं सकती है। और इसको सीखने के बाद यदि करते हैं तो निश्चित तौर पे कामयाब लीडर बनेगा। सो इतनी सी बात आज, और थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।